चंबल के कई किस्से, कई कहानियां मैंने आपको सुनाई, लेकिन आज जो कहानी है वो चंबल के इतिहास में उसके बाद, न उससे पहले और न उसके बाद आज तक कभी वो दोहराई गई। हालांकि अब चंबल पूरी तरह से लगभग साफ है, छोटे मोटे कुछ गिरोह ज़रूर हैं, लेकिन अब वो वाली बात नहीं रही चंबल के बीहड़ों में जो 50, 60, 70, 80s, 90s के दौर में हुआ करती थी। आज की कहानी चंबल के उस डाकू की कहानी है जिसे कहा जाता था कि उससे महंगा डाकू कोई नहीं हुआ। एक ऐसा डाकू जिस पर सरकार और पुलिस ने भी सबसे ज़्यादा इनाम रखा। चंबल के इतिहास में यह आज भी एक रिकॉर्ड है कि किसी डाकू के सर पर इतना इनाम रखा गया। और चंबल का ये वो डाकू था जिसने कहा कि चंबल के आसपास तो बहुत सारे पकड़ किडनैपिंग की, क्योंकि चंबल के डाकुओं का जो उनकी पूरी ज़िंदगी होती है, वो जो हथियार खर्ची है, वो सारा वो किडनैपिंग से ही चलता है, जिसे वहाँ की लोकल भाषा में पकड़ कहते हैं। तो सारे डाकू यही करते हैं। लेकिन ये वो डाकू था जिसने चंबल के आसपास के इलाके से बाहर निकलकर उसने कहा कि क्यों ना सीधे दिल्ली की, जो देश की राजधानी है दिल्ली, वहाँ तक अपनी खौफ और दहशत को पहुँचाया जाए। और ये वो डाकू है जिसके ऊपर जब उसकी इस तरह की चीज़ें हुई तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक ने कहा था कि अगर डाकुओं को सरेंडर करने का कोई ऑपरेशन चलेगा तो एक ही शर्त पर इसकी इजाज़त देंगे, अगर उस डाकू को भी आप सरेंडर करवा दो। तो अंदाज़ा लगाइए वो क्या होगा। पुलिस की फाइल में उसका कोड नेम था E1, यानी एनिमी नंबर 1, दुश्मन नंबर 1। बात 1965 की है। चंबल के डाकू बैठकर एक मीटिंग कर रहे हैं और उस मीटिंग का मुद्दा यह है कि बहुत सारे पैसे चाहिए, आसपास के लोगों को पकड़कर कुछ ही पैसे मिलते हैं, तो एक बड़ा हाथ मारना है, तो कैसे? तो उन्होंने कहा चंबल के बाहर सोचना चाहिए। अब चंबल के डाकुओं की जो पूरी ताकत है या उनका जो वर्चस्व है वो चंबल के इर्द गिर्द होता है, लेकिन उन्होंने कहा बाहर कहाँ? तो ये हुआ कि अगर दिल्ली, तो बहुत सारे डाकू चौंके कि ये क्या कह रहे हैं आप सरदार, दिल्ली में कैसे? तो उन्होंने कहा बात तो तभी है अगर दिल्ली तक हमारी धौंस और धमक पहुंचे तो फिर बात है चंबल की। तो ये ठीक है, क्या करना है? तो ये की लिस्ट बनाओ, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको दिल्ली से उठाएं, किडनैप करें और फिर उनसे वसूली करें। लिस्ट बनती रही, तभी एक नाम आया, एक शख्स जो उस वक्त दिल्ली में मूर्तियों का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा करोड़पति। लेकिन उसका एक दूसरा रूप था उस बिजनेसमैन का। वो रूप ये था कि वो मूर्तियों के कारोबार की आड़ में वो उसकी तस्करी भी करता था, स्मगलिंग भी। देश के अलग अलग मंदिरों में या फिर किलाओं में या फिर और ऐसी जो ऐतिहासिक मूर्तियाँ होती थी जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी मतलब मांग है, डिमांड है, तो उनकी तस्करी किया करता था। तो फिर चंबल के डाकुओं के सरदार तक उसका नाम और उसका काम पहुंचा। तो ये हुआ कि यही है टारगेट। लेकिन अब चंबल में बैठकर दिल्ली के उस बिजनेसमैन को कैसे किडनैप किया जाए, अब इसकी प्लानिंग शुरू हुई। तो हुआ ये कि उस बिजनेसमैन तक एक खबर पहुंचाई जाए। खबर ये कि चंबल के कुछ डाकुओं ने कहीं डाका डाला और उनके हाथ में नायाब ऐसी मूर्तियां लगी हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है और वो बेचना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा ख़रीदार नहीं है उस लेवल का जो इसे ख़रीद सके। तो इसीलिए आपका नाम सामने आया, क्योंकि आप जौहरी हैं, देखकर परख लेते हैं, तो इसलिए आपको अप्रोच किया गया। अब ये प्लानिंग हुई, तो भैया कौन कैसे अप्रोच करे? तो चंबल का एक डाकू भेष बदलकर, शहर के शहरी कपड़े पहनकर दिल्ली आता है। दिल्ली आने के बाद उस बिजनेसमैन के पास पहुंचता है और वहां जाकर बताता है कि हमें एक खबर मिली है, कुछ लोग हैं जिनके पास ये मूर्तियां हैं और उनका ताल्लुक चंबल से है। वो खुद चंबल का है लेकिन कहानी सुना रहा है, और वो बड़ी बेशकीमती मूर्तियां हैं और वो खरीदार ढूंढ रहा है। तो मुझे भी ये था कि कुछ कमीशन मिलेगा, तो मैंने कहा आपसे पूछ लूँ, और अगर आप है तो बीच में मैं बिचौलिया का काम कर दूँ। अब वो कारोबारी, एक स्मगलर भी मूर्तियों का तस्कर, मन में लालच आया कि यार अगर करोड़ों का माल होगा तो कुछ ही लाख में ख़रीद लेंगे। उसने कहा ठीक है, लेकिन पहले वो मूर्तियाँ देखेंगे। शर्त ये थी। तो अब कारोबारी पुख्ता भी होना चाहता था कि मूर्तियाँ सही है नहीं है, कोई साजिश तो नहीं है।
लेकिन उसके दिमाग में दूर दूर तक ये नहीं था कि ये सब चंबल के डाकुओं की प्लानिंग चल रही है। तो उसने कहा ठीक है, हमारा एक आदमी पहले मूर्ति चेक करेगा। उसने कहा ठीक, आप कर लीजिए। अब वो उस कारोबारी का जो बंदा था वो मूर्तियों में डील करता था, एक एक चीज़ जानता था, असली और नकली। तो उसने कहा ठीक है, इसको भेजते हैं। तो कहाँ भेजते हैं? तो ग्वालियर में। अब वो बिजनेसमैन का वो बंदा ग्वालियर पहुंचा। ग्वालियर से एक दूसरा शख्स उसको लेकर अड्डे पे पहुंचा। अब वहाँ अड्डे पे पहुंचने के बाद उसको असलियत पता चली कि वो आया कहाँ है। अब उसे लग गया वो तो डाकुओं के चंगुल में फंस गया, अब क्या करे। अब उसे छोड़ते हैं तो वो जाके मालिक को सच सच बता देगा, तो अब क्या हो। तो फिर डाकुओं ने एक नई प्लानिंग बनाई। उस शख्स को लेकर वो ग्वालियर गए और वहाँ 1965 की बात है ये, वहाँ एक जगह ले जाकर उससे फ़ोन कराया। तब लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था, वही बहुत कम लोगों के पास, लेकिन वो करोड़पति था। तो फ़ोन कराने के बाद उसने कहा कि अगर तुमने कुछ भी उल्टा पुल्टा बोला तो मार डालेंगे, तो तुम्हें सिर्फ मैसेज देखना है कि मूर्ति देख ली है, ये लोग किसी और को भेज देंगे, आप फ़ौरन डील डन कर लो। फ़ोन हुआ, मालिक ने सुना, उसे लगा चलो यार वो भरोसेमंद मुलाजिम, कहीं शक की गुंजाइश नहीं। उसने कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अब अगले दिन मालिक फ़्लाइट पकड़ के दिल्ली से ग्वालियर उतरता है। ग्वालियर उतरने के बाद अब उसके लोग वहाँ थे ही थे, उन्होंने कहा चलिए आपको ले चलते हैं। उसके बाद एक गाड़ी में बिठाया गया और फिर आहिस्ता से सटा दिया गया वो वेपन और कहा गया अब आप अगवा हो चुके हैं, चलिए हमारे साथ। अब उसको ले जाकर सीधे चंबल की घाटी में। अब मालिक चंबल की घाटी में किडनैप। अब जिससे फिरौती लेनी थी वो तो उन्हीं के पास है। अच्छा, वो पूरे पैसे भी लेकर नहीं आया था। अब हुआ क्या किया जाए, तो अब एक कि मालिक के घर में फिर मैसेज पहुंचाया जाए। मैसेज पहुंचाया गया। जैसे ही ये पता चला कि चंबल के डाकुओं ने दिल्ली के इतने बड़े मूर्तियों के कारोबारी बिजनेसमैन, जिसकी अच्छे अच्छे उस वक्त की जो नेताओं बाकी ब्यूरोक्रेसी में पहुंच थी, उसको किडनैप कर लिया गया। कहते हैं कि पीएम तक ये मामला पहुंचा था, अखबारों में खबर छप गई। अब सौदेबाजी शुरू हुई फिरौती की, मामला चलता रहा। कई दिन बीत गए, वो बिजनेस उनके कब्जे में रहा। इधर सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से प्रेशर डाला गया, एक साथ 3 स्टेट, राजस्थान, एमपी, यूपी पुलिस सब, कि भाई उसको छुड़ाओ। लेकिन कहाँ से छुड़ाए, क्योंकि एनिमी नंबर 1 पुलिस की रडार पे पहले से ही। थक हार कर फिर ये लगा कि कहीं बिजनेसमैन की जान को खतरा ना आ जाए। घर वालों ने कहा भाई आप सरकार पुलिस अपनी कोशिश रहने दो, हमें बात करने दो। बात की और कहते हैं कि आखिर में उस दौर में 1965 में जो डील हुई फाइनल, वो 50 लाख से होते होते 26 लाख तक आई। 26 lakhs इन 1965। सोचिए वो अमाउंट कितना बड़ा होगा। तो 26 लाख में डील हुई, 26 लाख चंबल पहुंचाए गए। 26 लाख मिलने के बाद उस कारोबारी को रिहा किया गया और वो दिल्ली सकुशल पहुंच गया। जिस डाकू ने इस बिजनेसमैन को किडनैप किया था उसका नाम था डाकू मोहर सिंह। प्यार से लोग दद्दा भी बोलते हैं। मोहर सिंह की भी कहानी डाकू बनने की वही थी जो चंबल के हर डाकू या जो अपने आप को बागी कहते हैं होती है। ज़मीन को लेकर गांव में झगड़ा हुआ, झगड़े में हाथ पैर चले और उसके बाद मोहर सिंह के परिवार वालों को चोट पहुंचाई गई, बदला लिया मोहर सिंह ने, हाथों एक कत्ल हो गया। मोहर सिंह पुलिस से बचता हुआ भागे तो कहाँ भागे, पहुंच गया चंबल, जो हर बागी और डाकू की इसी तरह की कहानियां मिलेंगी। अब वहाँ उस वक्त बहुत सारे गैंग थे चंबल में। तो चंबल जाने के बाद उसने कहा कि भाई कोई गैंग हमें अपने पास रख ले, पुलिस हमें मार डालेगी। और एक से एक बड़े जो गैंग उस वक्त ऑपरेट कर रहे थे, उनमें से एक मानसिंह भी उसी दौर में थे। लेकिन किसी गैंग ने भी भाव नहीं दिया और उसने कहा कि यार किसको रखेंगे, तो किसी ने भी अपने पास लिया नहीं। चंबल में भटकते भटकते अब मोहर सिंह को ये था कि वापस घर जाएंगे तो पुलिस मार डालेगी या पकड़ के जेल के अंदर डाल देगी, और अभी बदला अधूरा है तो क्या करें। तो उसने बाकी गैंग और डाकुओं को देखा तो बोला इनसे क्यों मदद मांग रहा हूँ, मैं खुद अपने गैंग बनाता हूँ। इसका धीरे धीरे उसने ऐसे ही लोगों को चुनना शुरू किया और कुछ ही वक्त के अंदर अंदर करीब 150 लोग मोहर सिंह के गैंग में शामिल हो चुके थे। मोहर सिंह की एंट्री
और ये गैंग बनना किस्मत ने भी साथ दिया। उस वक्त तक जिस डाकू की तूती बोला करती थी चंबल में, डाकू मान सिंह, वो एक एनकाउंटर में मारा गया। बाकी जो छोटे मोटे गैंग थे वो काम कर रहे थे। लेकिन जब मोहर सिंह ने एंट्री मारी अपने 150 साथियों के साथ, तो फिर देखते ही देखते अब उसका नाम 3 राज्यों में गूंजने लगा। और उसकी वजह ये थी कि चंबल के डाकुओं के जितने भी इनकाउंटर होते या मारे जाते या पकड़े जाते, उसकी एक कॉमन वजह थी, और वो वजह यही होती कि मुखबरी। अब डाकू हैं, हर वक्त चंबल के अंदर तो रहेंगे नहीं, अनाज खाना पीना, लूटना, किडनैपिंग, तो उन्हें आसपास की बस्तियों में, गाँव में भी जाना है। और यही वो मौका होता था जब पुलिस वाले गाँव के लोगों को मुखबिर बनने के लिए तैयार करते थे, या तो ज़बरदस्ती या धमकाकर या लालच देकर। और इसी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। मान सिंह का जो लास्ट इनकाउंटर हुआ उसमें भी यही आया कि गांव वालों ने कुछ मुखबिरी की। ये बात मोहर सिंह को मालूम थी। उसे पता था कि मुखबिरी के चक्कर में वो एक दिन या उसके गैंग के लोग मारे जाएंगे। तो उसने कहा इसे रोका कैसे जाए। कहते हैं कि चंबल का इकलौता डाकू था मोहर सिंह जिसने इस मुखबिरी का तोड़ निकाला। उसने गांव गांव में जाकर या अपने लोगों को भेज कर एक मुनादी कराई, एक ऐलान कराया और ये कहा कि बाकी कुछ भी दुश्मनी हो मैं शायद माफ़ कर दूंगा, लेकिन अगर मुझे ये पता चला कि किसी भी गांव वाले ने मेरी मुखबिरी पुलिस से की है तो मैं सिर्फ उसको नहीं, उसके पूरे परिवार को मार डालूंगा। और कहते हैं ऐसे कुछ मुखबिरी के शक हुए और मोहर सिंह ने यही किया, पूरे परिवार को मार डाला। मोहर सिंह के ऊपर करीब 150 से ज़्यादा कत्ल, किडनैपिंग, इन सब के मामले थे। और एक के बाद एक जब वो कत्ल करने लगा, और मान सिंह के बाद अब एक दूसरा नाम उठ चुका था मोहर सिंह, और मोहर सिंह के नाम से अब लोग कांपने लगे। पुलिस ने पूरी कोशिश की, फाइल बनाई, इवन नाम दिया एनिमी नंबर 1, लेकिन कभी मोहर सिंह के करीब तक नहीं पहुंच पाया। वजह यही थी कि मोहर सिंह ने पुलिस और मुखबिरी के नेटवर्क को तोड़ दिया। तो अब गांव वालों का ये था कि पुलिस से कि भैया तुम हमें मारना है मार दो, हमें जेल में डालना है डाल दो, कम से कम तुम कानून के दायरे में रह के ही करोगे सब कुछ। लेकिन उधर अगर पता चल गया मोहर सिंह को कि मैंने मुखबिरी की है, तो हम हमारा जो पूरा परिवार है बेकसूर वो मारा जाएगा। तो हम पूरे ख़ानदान और परिवार को दांव पर नहीं लगा सकते, हम मुखबिरी नहीं करेंगे। और यही वजह है कि मोहर सिंह इकलौता ऐसा डाकू था चंबल का जो बेखौफ गांव में जाकर रुकता, उनके साथ खाना खाता। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि किसी गांव वाले की हिम्मत नहीं है जो उसके यहाँ आने जाने, रुकने, खाने पीने की मुखबिरी कर सके। और ये चीज़ जब बाद में पुलिस को पता चली तो पुलिस के लिए सबसे बड़ी परेशानी यही हो गई कि आखिर मोहर सिंह को कैसे रोका जाए, क्योंकि पुलिस खुद बीहड़ में पीछा करके आप कितने दिन तक पकड़ सकते हैं या ढूंढ सकते हैं। कभी ऐसा होता नहीं है, क्योंकि डाकू अक्सर बीहड़ में ऊंचे टीले पर होते हैं और दूर से ही कई किलोमीटर दूर से अगर पुलिस या कोई भी आ रहा है तो वो उस पर नज़र होती है और वो देख लेते हैं, वो अपना रास्ता बदल देते हैं। और टीले भी ऐसे हैं वहाँ के कि एक अगर इस जगह आप छुपे हुए हैं तो आपके पीछे वाले टीले से भी पता नहीं चलता कि वहाँ पे कोई है। तो वो सबसे मुश्किल काम है। तो मोहर सिंह के खौफ को देखते हुए चंबल का पहला डाकू बना जिस पे इनाम बढ़ाते बढ़ाते सरकार और पुलिस ने 3 लाख रुपए का इनाम रखा मोहर सिंह के जिंदा या फिर मुर्दा खबर देने या मारने या पकड़वाने वाले को 3 लाख रुपए का इनाम। ये 1965-70s की बात है। उस दौर में या उसके बाद कभी किसी चंबल के डाकू पर इतना बड़ा इनाम नहीं रखा गया। 3 लाख सिर्फ मोहर सिंह के सर पर और उसके पूरे गैंग के ऊपर कुल मिलाकर 12 लाख रुपए का इनाम रखा गया। 12 लाख का इनाम किसी डाकू के सर पर नहीं आया था। लेकिन उसके बावजूद मोहर सिंह पकड़ा नहीं गया और खुलेआम चुनौती देता था पुलिस वालों को। और गांव में उसकी तूती बोला करती थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके खिलाफ कुछ कर सके। धीरे धीरे अब केस बढ़ता रहा और 10 साल के अंदर अंदर मोहर सिंह के नाम 250 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके थे। इनमें से करीब सिर्फ कहते हैं 90 तो मर्डर के मामले थे जो उसने बदला लिया या फिर पुलिस के साथ कई पुलिस वालों को मारा और उसका आतंक बढ़ता गया। लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं आया। कहते हैं कि अपने पूरे करियर में मोहर सिंह की और पुलिस की 76 टाइम मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर 76 बार। लेकिन हर बार मोहर सिंह निकल गया अपने लोगों के साथ, बल्कि इसमें पुलिस वालों को भी नुकसान ज़्यादा हुआ। तो बचता चला गया। 150 का गैंग, तमाम हथियार, दिल्ली तक जिसकी दस्तक,
और अब वो पूरी तरह से एक खतरा बन चुका था। पुलिस को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। इसी दौरान में 1960 के आसपास जब मानसिंह का एनकाउंटर हुआ था, तब विनोबा भावे ने एक पहल की थी। उन्होंने दिल्ली में बात की थी कि ये जो चंबल के डाकू हैं, ये भी हमारे सोसाइटी के लोग हैं, इनके साथ ज्यादती हुई, जुल्म हुआ, इनके ज़मीन पर कब्जा किया गया, कुछ पुलिस वालों की वजह से डाकू बन गए, कुछ बदले की वजह से डाकू बने। तो ये सब पेशेवर अपराधी नहीं है। और ये वाकई चंबल का एक सच है कि चंबल के 5-10% छोड़ दें तो जितने भी चंबल के भीड़ में पहुंचे वो आज भी कहते हैं अपने आप को बागी कहते हैं, वो डाकू नहीं कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सिस्टम से बगावत की। उनका अपना ये अपनी सोच थी कि उनके साथ जुल्म, ज़्यादती, ज़मीन कब्जा करना, उनके परिवारों की महिलाओं के साथ रेप करना, तो इन सारी चीज़ों ने उनके अंदर गुस्सा पैदा किया और वो चंबल में पहुंच गए और बागी बन गए। तो विनोबा भावे का यही तर्क था कि ये जितने भी चंबल के डाकू हैं असल में ये सब बागी हैं, तो इनको मुख्य धारा सोसाइटी में वापस लाने की पहल की जानी चाहिए। बल्कि एक जगह एक भाषण में विनोबा भावे ने बहुत मशहूर डायलॉग बोला था, जो बाद में एक फिल्म, इरफान खान की जो फिल्म थी पान सिंह तोमर, उसमें इस्तेमाल भी हुआ था कि चंबल के डकैत तो संसद में बैठते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि चंबल के डकैत से मतलब तो जो चंबल के डकैत हैं वो संसद में बैठे डाकुओं से कहीं ज़्यादा बेहतर है। ये विनोबा भावे की लाइन थी ये कि संसद में बैठे डकैत जो हैं वो ज़्यादा बुरे हैं जो चंबल में बैठे हुए डकैतों से। तो विनोबा भावे ने ये मुहिम चलाई, लेकिन काफ़ी उनकी कोशिश हुई, समाजवादी नेता थे कि डाकू सरेंडर करें, पर वो नाकाम रहे, हुआ नहीं। वो पूरी स्कीम ही ठंडे बस्ते में चली गई। फिर इसके बाद 10 साल बीत गए थे। 60 में विनोबा भावे जी ने पहल की थी। 1970 में अब जयप्रकाश नारायण जी आते हैं, जेपी नारायण जी, और वो अब पहल करते हैं। उन तक ये बात पहुंचती है, चंबल और चंबल के बागियों की कहानियां पहुंचती हैं। उस वक्त मीडिया में बहुत सारे ऐसे डाकुओं की अलग अलग कहानियां आई कि वो कैसे डाकू बने। तो ये वो दौर था जब मोहर सिंह की तूती बोला करती थी, और मोहर सिंह हर अखबार की सुर्खियों में भी होता था, अपने जो कुछ करता था वो। और उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर तक मोहर सिंह मतलब को वो जानती थी। तो 1970 में 10 साल बाद विनोबा भावे की उस मुहिम के जेपी नारायण ने वही अभियान शुरू करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वही पहल करते हैं जो विनोबा भावे जी ने किया था। चंबल के डाकुओं को सरेंडर कराने के लिए, आत्मसमर्पण के लिए ट्राई करते हैं और उनको समाज की मुख्य धारा में लाकर जोड़ते हैं, क्योंकि वो पेशेवर मुजरिम नहीं है, हालात के बने हुए बागी है। तो अपनी ये पूरी स्कीम लेकर वो कहते हैं उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के पास गए, जेपी नारायण जी। इंदिरा गांधी ने वो देखी, उन्हें पता था पहले भी ये कोशिश हुई है, तो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली, लेकिन उन्होंने बताया कि ये अच्छी चीज़ होगी। इससे ये है कि जो पुलिस और बाकी जो इतना मशीनरी और पैसे खर्च होते हैं चंबल के डाकुओं के ऑपरेशन पर, 3 स्टेट्स की पुलिस है, राजस्थान, MP और UP, तो वो भी बचेगा और शांति भी रहेगी। पूरे आसपास के जो इलाके हैं वहाँ दहशत कम होगी। तो बहुत समझाने के बाद इंदिरा गांधी मानी, लेकिन उनकी शर्त एक थी, और उन्होंने शर्त रख दी जेपी नारायण जी के आगे। और शर्त ये थी कि अगर मोहर सिंह सरेंडर करने को राज़ी होता है, आप उसे मना लेते हो, तब मैं इस स्कीम को मंजूरी देती हूँ, और उसके बगैर अगर सरेंडर होता है तो मैं नहीं मानूंगी। पता नहीं क्या हुआ, जेपी नारायण जी को उन्होंने कहा ठीक है, मैं मोहर सिंह को मनाऊंगा। इंदिरा गांधी ने कहा ठीक है, आप जाइए, आप आत्मसमर्पण कराइए, जो भी हम मदद है आपको देंगे। अब विनोबा भावे के बाद जेपी जी, जयप्रकाश नारायण जी ने, समाजवादी नेता, उन्होंने चंबल के डाकुओं और जो चंबल के डाकुओं के लिए काम करते थे NGO और बाकी लोग, उन तक अपनी बात पहुंचाई। चंबल के डाकुओं को भी विनोबा भावे और जेपी नारायण जी के बारे में पता था, तब मूवमेंट भी चला था। तो बात आखिर मोहर सिंह तक पहुंची। मोहर सिंह तक बात पहुंची। पहले मोहर सिंह ने तमाम शर्तें, ये सारी चीज़ें सुनी। लंबी बातचीत का ये सिलसिला चला। 1970 से ये कोशिश शुरू हुई, और आखिर में मोहर सिंह जेपी नारायण के आगे सरेंडर करने को तैयार हो गया अपने पूरे गैंग के साथ। न सिर्फ वो, बल्कि उसने कहा कि मैं अपने साथियों को भी कहूँगा। और उस वक्त जो मोहर सिंह था, उसके एक और डाकू के साथ बड़ी दोस्ती थी, और उस डाकू के साथ उसने, मतलब दोनों गैंग अलग थे लेकिन दोस्ती बहुत थी, तो अपने उस दोस्त को भी मनाया और फिर कहा कि हम लोग सरेंडर करने को तैयार हैं। अब
जेपी नारायण जी ने इंतज़ाम करना शुरू किया। और इसके बाद आखिरकार जो मुरैना है मध्य प्रदेश में, मुरैना और भिंड यही वो इलाका जहाँ से सारा चंबल शुरू होता जाता था, डाकू भी इसी इलाके से आते हैं। तो ये हुआ कि हम हथियार डाल देंगे, और इन्होंने कहा था हम आपको समाज की मुख्य धारा में लाएंगे, आपके साथ ज्यादती नहीं होगी, और सरकार आपको फिर नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए आपको ज़मीन और पैसे भी देगी। तो सारी बातें चंबल के बीहड़ों तक पहुंची। उस वक्त तक सीज फायर, और आखिरकार सब मान गए। जब मान गए तो वो अप्रैल का महीना था 1972 का साल, 1972 का। एक जगह चुना गया बातचीत के बाद कि ये डाकू कहाँ सरेंडर करेंगे। उनके मन में बहुत सारे लोगों को भी डर था कि सरेंडर करने जाएं, इनकाउंटर न कर दे, पुलिस मार न दे, क्योंकि बहुत सारे ये लोग भी इस तरह का काम कर चुके थे। तो फिर कैसे, तो उन्हें यकीन दिलाया गया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और आप जिस जगह पर पहुँचोगे वहाँ आसपास में तब पुलिस नहीं होगी, और आप एक साथ मत आओ, आप अलग अलग आओ, और अगर आपको लगता है आपके पहले वाले या आपसे आने वाले पहले के साथ कुछ गड़बड़ हुआ तो आप मत सरेंडर करना। तो मुरैना के पास, बल्कि मुरैना से करीब 30 किलोमीटर दूर एक गांव है, उस गांव का नाम है धुरेरा। ये बड़ा फेमस गांव है धुरेरा। इस धुरेरा गांव को चुना गया चंबल के डाकुओं के सरेंडर करने के लिए। अब अप्रैल का महीना था। 10 अप्रैल के बाद से 1972 चंबल के छोटे मोटे गैंग, जिनकी पुलिस से बहुत ज़्यादा अदावत नहीं थी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा खून खराबा नहीं किया था, सबसे पहले वो निकलते हैं हथियार के साथ, और धुरेरा गांव को पूरा खाली करा लिया गया। जो गांव के लोग थे उनको वहाँ से हटा दिया गया। खाली गांव है, और जेपी नारायण और उनके तमाम लोग हैं वहाँ पर, और आला पुलिस अफसर है। और ये था कि पुलिस हथियारों के साथ वहाँ पे नहीं होंगे। डाकुओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ धुरेरा गांव में। आते गए, धीरे 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 सब आए। अब आती है तारीख 14 अप्रैल 1972। 14 अप्रैल 1972 यही वो तारीख थी जिस दिन अब सबसे बड़ा डाकू चंबल का, सबसे महंगा डाकू, सबसे बड़ा इनामी डाकू मोहर सिंह अपने साथियों के साथ धुरेरा गांव में एंट्री लेता है, और सारे लोग उसी का इंतज़ार कर रहे थे। वो आता है, आने के बाद जयप्रकाश नारायण के सामने अपने हथियार डालता है, विनोबा भावे और जेपी नारायण जी के नारे लगाता है और सरेंडर कर देता है। सरेंडर करने के बाद, उससे पहले ग्वालियर जेल में सारी तैयारी हो चुकी थी कि ये सारे डाकुओं को रखा जाएगा। तादाद इनकी ज़्यादा थी, 150 के करीब तो सिर्फ मोहर सिंह के थे, 2 गैंग मेंबर। तो इन सभी को वहाँ से बाकायदा हथियार डाले गए, इनको फूल वूल मालाएँ पहनाई गई, और फिर सभी को वहाँ से ग्वालियर जेल ले जाया गया। ग्वालियर जेल ले जाने के बाद करीब कहते हैं कि पूरे अराउंड 225 डाकुओं ने 14 अप्रैल 1972 को सरेंडर किया था, जिनमें मोहर सिंह और उसके गैंग के तमाम लोग थे। तो सब जय जयकार के नारे के बाद ग्वालियर जेल ले जाया गया। ग्वालियर जेल ले जाने के बाद अब इन पे मुकदमा चला, क्योंकि जुर्म तो इन्होंने किया था, तो ऐसा तो था नहीं कि बख्श दिए जाएंगे। तो मुकदमा चला। इत्तेफाक से एक केस में, जिसमें बहुत सारे मुखबिरों और उसके परिवार को मोहर सिंह ने मारा था, और ये जो मुकदमा चलता था, तो ये मुकदमा, इसके लिए इन लोगों को ग्वालियर जेल से बाहर नहीं लाया जाता था, बल्कि जज साहब खुद जेल जाते थे। तो ऐसे ही एक मुकदमे का फैसला था। कई अलग अलग मुकदमे थे, क्योंकि 250 से ज़्यादा तो केसेस थे, 85 से ज़्यादा मर्डर थे, सिर्फ किडनैपिंग 150 के आसपास। तो एक ऐसे ही मर्डर केस में अदालत ने, जज साहब बैठे हुए हैं सामने, मोहर सिंह हैं, ग्वालियर जेल है, उन्होंने सजाए मौत, फांसी की सज़ा दी और 10,000 रुपये का जुर्माना मोहर सिंह को। जब जज साहब ने यह फैसला सुनाया कि इस चीज़ के लिए तुम्हें फांसी की सज़ा दे रहा हूँ और साथ में 10,000 रुपये जुर्माना, तो कहते हैं कि जैसे ही जज साहब ने बोला और जज साहब रुके, तो मोहर सिंह, ये बाकायदा दस्तावेजी सबूत है, किताबों में है उस वक्त, तो मोहर सिंह ने जज साहब की तरफ देखा, उसे कोई वो नहीं हुआ डर खौफ कि मुझे फांसी की सज़ा मिल गई। वो बल्कि ऐसे उल्टा पूछता कि जज साहब ये बताइए, जब मुझे फांसी पे आप चढ़ा ही दोगे तो फिर 10,000 रुपये मैं कहाँ से दूंगा आपको, और मेरे फैमिली के पास तो है नहीं, परिवार के पास, जो आपको 10,000 रुपये देगा, तो या तो फांसी दीजिए या 10,000 दीजिए। अब मैं मर ही गया तो फिर पैसे कहाँ से आप वसूलेंगे। और ये कहकर वो हंसने लगा। खैर बाद में फिर इस फांसी की सज़ा को ऊपरी अदालत में, हाई कोर्ट में, वहाँ पे गए तो तमाम मुकदमों की फिर एक साथ सुनवाई हुई, और आखिरकार मोहर सिंह को 20 साल की सज़ा सुनाई गई।
फांसी की सज़ा खारिज हो गई थी, 20 साल की सज़ा सुनाई गई। लेकिन जेल के अंदर उसके अच्छे चाल चलन थे। 1972 था, 20 साल की सज़ा हुई, लेकिन उसने सिर्फ 8 साल जेल में काटे। 1980 में मोहर सिंह जेल से बाहर आ गया और जेल में उसे एक जेंटलमैन डाकू का नाम दिया गया था, क्योंकि वो जेल के अंदर बिल्कुल सारे भलाई के काम कर रहा था। तो इसीलिए 20 की बजाय सिर्फ 8 साल मोहर सिंह जेल में रहा, जिसे फांसी की सज़ा हुई। फांसी की सज़ा बदली गई, 20 साल हुई और 20 में से भी 12 माफ़। 8 साल जेल में रहा, 1980 में जेल से बाहर आया। जेल से बाहर आने के बाद सरकार ने चूँकि सरेंडर करने के लिए हर डाकुओं को पैसे दिए थे, ज़मीन दिए थे कि तुम अपना नई ज़िंदगी शुरू करो, क्योंकि पुनर्वास योजना थी। तो मोहर सिंह को 35 एकड़ ज़मीन दी गई थी। उस 35 एकड़ ज़मीन पर उसने खेती बाड़ी शुरू की और अपनी ज़िंदगी चलानी शुरू की। जेल से बाहर आने के 2 साल बाद ही मोहर सिंह का नाम इतना था कि मुंबई से, तब बॉम्बे हुआ करता था, एक फिल्म का ऑफर आ गया मोहर सिंह के लिए कि एक फिल्म में आपको काम करना है और अपना असली रोल प्ले करना है। और उस फिल्म का नाम था चंबल के डाकू, और उसमें मोहर सिंह ने रोल किया। न सिर्फ रोल किया बल्कि चंबल में जब उसका एक और दूसरे गैंग का सरदार जो था, एक डाकू जिसका नाम माधो सिंह था, उसने कहा कि माधो सिंह को भी इसमें रोल करना आप दो। तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर तैयार हो गए और मोहर सिंह और माधो सिंह ने 1982 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था चंबल के डाकू। उसमें इन दोनों ने अपना अपना किरदार निभाया था। तो फिल्मों में भी काम किया एक हीरो के तौर पर। फिर धीरे धीरे वक्त बीता, मोहर सिंह ने गुनाह के सारे रास्ते छोड़ दिए थे। 12 साल के बाद फिर मतलब 92 में मोहर सिंह ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया और वो राजनीति में आ गया और कांग्रेस में शामिल हो गया। इसके बाद उसने नगर पंचायत का चुनाव लड़ा और जीत गया। फिर बाद में उसने सोशल वर्क करना शुरू कर दिया। फिर उसने एक मुहिम चलाई कि उसके पूरे इलाके में, आसपास में जितने भी पुराने और टूटे फूटे मंदिर थे, उसने कहा हम इसको नया बनाएंगे। और उसने उन मंदिरों को नया बनाने का काम शुरू किया। इसमें लोगों ने बहुत चंदा भी दिया। ये सब कुछ चलता रहा और आखिरकार 2020 में जब मोहर सिंह की उम्र 92 साल थी, तब 5 मई 2020 ये वो तारीख थी जिस दिन मोहर सिंह की मौत हुई थी। मोहर सिंह की मौत हो गई, मौत के साथ वो एक पूरा चैप्टर खत्म। लेकिन आज भी मोहर सिंह के नाम का जो रिकॉर्ड है चंबल में, वो टूटा नहीं है। सबसे बड़ा इनामी डाकू, सबसे महंगा डाकू और सबसे बड़ी किडनैप करने वाला और सबसे ज़्यादा पैसे फिरौती में वसूलने वाला दिल्ली के उस बिजनेसमैन से, ये रिकॉर्ड मोहर सिंह के ही नाम है। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात